प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव के आधार पर डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी और इंक्वायरी बोर्ड। हम किस तरह से अपने शोध समस्या का समाधान खोजने जा रहे हैं, उसके आधार पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हम जो रिसर्च करते हैं जिसमें डेटा कलेक्शन करना, स्टैटिस्टिक्स सप्लाई करना, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत बार क्या होता है कि अगर हमने मान लीजिए किसी कल्चर में रहने वाले लोगों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने पब्लिक कोई स्पीच दी है, उस स्पीच की हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसमें डेटा हमारे पास क्या होता है, थीम्स के रूप में होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत हम नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या होता है कि this research involves developing in theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher, but it may or may not have practical application at the present time or in the future. तो प्योर रिसर्च में जो हम स्टडी करते हैं केवल थ्योरीज की, लॉज की टेस्टिंग करते हैं, और जो भी थ्योरेटिकल फील्ड है उसको हम एक्सटेंड करते हैं। उस रिसर्च की फाइंडिंग को हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में अप्लाई करें, ये उद्देश्य नहीं होता है। तो प्योर रिसर्च, जैसा हमने भी बताया कि इट इज कंसर्न विद कि हम अपने रिसर्च मेथड को, टेक्निक को, टूल को कैसे रिफाइन करें, कैसे डेवलप करें, कैसे वेरीफाई करें, और थ्योरेटिकल रिसर्च को कैसे एनहांस करें, इतना इसका उद्देश्य होता है। प्योर रिसर्च के एग्जाम्पल है जैसे developing a sampling technique that can be applied to a particular situation, या डेवलपिंग अ मेथोडोलॉजी, या कोई टूल, क्वेश्चनर को डेवलप करना। इसी तरह से पीपल्स के एटीट्यूड कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। सो द नॉलेज प्रोड्यूस्ड थ्रू प्योर रिसर्च इज sought in order to add to existing body of knowledge of research methods। कितना क्लियर हुआ कि प्योर रिसर्च में हम अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं होता है, हम केवल अपनी मेथोडोलॉजी को रिफाइन करते हैं, जैसे टूल्स को डेवलप करना या किसी थ्योरेटिकल लॉ की टेस्टिंग करना, किस तरह से हम उस एरिया में अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अप्लाइड रिसर्च क्या है? और हमारे सोशल साइंस के मोस्ट जो रिसर्च है वो अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड रिसर्च का मतलब हुआ कि मैम जो प्योर रिसर्च है उसको हम साइंटिफिक रिसर्च से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं, रिसर्च की तो प्रोसेस साइंटिफिक है ही है, बस अप्रोच में अंतर है कि उसमें हम केवल जो फील्ड है उसमें जो अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और हम थ्योरीज और लॉज की टेस्टिंग कर रहे हैं, या हम अपने मेथोडोलॉजी को रिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने रिसर्च के टूल को डेवलप करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे, कैसे रिफाइन करेंगे, ये सारा हमारा उद्देश्य होता है। उसको अप्लाई करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, मतलब एक तरह से जो थ्योरेटिकल फील्ड है उसको एग्जिस्ट, उसको एनहांस करना। दूसरा है अप्लाइड का मतलब क्या हुआ कि हमें जो ज्ञान मिला उसको हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करने में या पॉलिसी के फॉर्मेशन में हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, दिस इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो हमारे जो सोशल साइंस में जो रिसर्च होते हैं वो बहुत हद तक वो अप्लाइड होते हैं। So the research techniques, procedures and methods that form the body of research methodology are applied to the collection of information about various aspects of situation, issue, problem or phenomenon, so that the information can be used in other ways, such as for policy formation, administration, enhancement of understanding of phenomenon। अगर हमने एक कोई शोध किया कि तनाव का स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इस फाइंडिंग को हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में भी हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज पे स्टडी कंडक्ट हुई है तो वो अथॉरिटीज कुछ ऐसे पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हैं
कि वर्क प्लेस को स्ट्रेस फ्री रखे। जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उस ये सारी जो है वो रिसर्च फाइंडिंग पे बेस्ड होती है। तो जो प्योर रिसर्च में आपने मेथोडोलॉजी डेवलप की, आपने कुछ थ्योरीज और लॉस की टेस्टिंग की या कोई टूल को डेवलप किया, उसको अप्लाई करके डेटा कलेक्शन करके हम उसको अप्लाइड रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? इट इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पॉलिसी स्टडी कर उसको समझने में करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ऑल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। और अब जैसे आपका अप्लाइड रिसर्च है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अप्लाइड रिसर्च आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। तो ये जितने भी ये जो मोड्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल समझने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने इनको इस तरह से मतलब इसको क्लासिफाई किया है। इतनी चीज समझ में आई? प्योर रिसर्च मींस डेवलपमेंट ऑफ लॉज, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, डेवलपमेंट ऑफ सम रिसर्च टूल, रिफाइनमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी। और इसको जब हम यूज करके डेटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड आवर एम इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ, देन इट इज अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। तो प्योर रिसर्च तो हम लोग बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है कि यदि कोई भी रिसर्च जिसके बारे में हमें जानकारी कम है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में एकदम ही स्टडी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। मोस्टली अप्लाइड रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि डेटा पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी, ये चार ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अप्लाइड रिसर्च कौन करता है? कैरिड आउट बाय एकेडमिशियन और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होती है, और बहुत बार स्पेसिफिक अप्लाइड रिसर्च प्रोग्राम इज फंडेड बाय एन इंडस्ट्रियल पार्टनर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है, आप जानते होंगे कि बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज है, ICSSR, UGC, DST, ये जितनी भी जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं, ये अप्लाइड एस्पेक्ट पे ही फंड करती है कि आपका जो रिसर्च यूटिलिटी है उसका कॉमन सोसाइटी के लिए क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, कितनी यूजफुल है, उसी पे फंडिंग होती है। तो अप्लाइड रिसर्च जो है बहुत बार इसकी रेलेवेंस को देखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसकी फंडिंग भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर रिसर्च के ये चार मेजर टाइप्स हैं: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। Descriptive research attempts to describe systematically. Descriptive नाम से इंडिकेट हो रहा है कि it describes a situation, a problem, phenomena, service or program, or provides information about a living condition of community or describe attitude towards an issue. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है concerning the current status of the subject of the study means what is of the situation. It is concerned with determining the current practices, status or features of situation. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक एस्पेक्ट होता है कि डेटा कलेक्शन है, it is either done through asking questions from individuals in the situation, through questionnaires or interviews, or by observation. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डेटा कलेक्शन क्वेश्चनायर से, इंटरव्यू से और ऑब्जर्वेशन के द्वारा किया जाता है।
और ये करंट स्टेटस पे मेन फोकस इसका रहता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो तरह के होते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेजर्स नोन वेरिएबल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। उदाहरण, जैसे नोन वेरिएबल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, जैसे आपने रिसर्च करी कि एक पॉपुलेशन में सपोज हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी है, या एज या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें आप केवल मीन एसटी सिंपल स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नोन वेरिएबल्स के बारे में बताती है जो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉजल कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। कॉजल कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम दो या दो से अधिक समूहों को पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे हम कंपेयर करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में रिसर्चर का कोई वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को घटाते बढ़ाते हैं, दूसरे वेरिएबल पे उसका प्रभाव देखते हैं, और जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकती है, उस पे हम कंट्रोल, उस पे हम उन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कंट्रोल करने के, लेकिन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स पे, वो वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं करता है, सिंपली दो ग्रुप्स को वो कंपेयर करता है। एक कंपैरिजन का एक इसको इस तरह से, इसमें एग्जांपल इस स्लाइड्स में नहीं लिखे हैं लेकिन हम इसमें डाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्मोकिंग ग्रुप और नॉन स्मोकिंग ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो स्मोकिंग ग्रुप है उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा अडल्ट्स में इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकिंग ग्रुप। तो इसमें हमने क्या किया, जो ग्रुप जैसे एग्जिस्ट कर रहे थे हमने उनको उसी तरह से सेलेक्ट किया, और उनमें डिफरेंट वेरिएबल्स का कंपेयर करके हम बता रहे हैं कि टारगेट ग्रुप में कौन से वेरिएबल का एक्सटेंट ज्यादा है, कंट्रोल ग्रुप में क्या। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि उन वेरिएबल्स पे दोनों ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं, कुछ घटा बढ़ा नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कोई भी फीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। It attempts to determine the reasons or causes for the current status of the phenomena under study. इसमें क्या है कि कॉज घटित हो चुका है, और हम उन कॉजेस को घटित होने के बाद हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग ग्रुप में सपोज कैंसर हो चुका है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो चुकी है, उसका कारण क्या है, दैट इज द एक्सेसिव स्मोकिंग मींस इफेक्ट घटित हो चुका है, उसके आधार पर हम कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, और उनके आधार पर जो भी वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं या जिन चीजों का हम कंपेयर कर रहे हैं उसका कारण बाद में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि हम पहले कॉज को मैनिपुलेट करते हैं, एक वेरिएबल को घटाते बढ़ाते हैं, उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं, इफेक्ट पे। लेकिन यहाँ क्या है, इफेक्ट अकर हो चुका है, इफेक्ट के आधार पर हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं, अगर एक में कैंसर ग्रुप है और एक में नॉर्मल पेशेंट ग्रुप है, तो हम जब उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर ग्रुप में जो लोग हैं कैंसर का होने का क्या कारण है, क्या एक्सेसिव स्मोकिंग है, क्या स्ट्रेस है, क्या कोई और प्रॉब्लम है, चाहे कोई फिजिकल वल्नरेबिलिटी है। मींस कॉज ऑलरेडी अपर हो चुका है, हम इफेक्ट के आधार पर कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉजल कंपैरेटिव स्टडी या एक्स पोस्ट फैक्ट। मींस परिणाम घटित हो चुके हैं, परिणाम के आधार पर हम कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं।
एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, उल्टा होता है। कॉज के आधार पर हम इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसके आधार पर क्या ये उस कॉज की वजह से है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ड्रग्स लेने से मेमोरी लॉस होती है, तो हम ये श्योर शॉट में कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि हाँ, मेमोरी लॉस ड्रग्स की वजह से। तो ये दोनों अप्रोचेस में अंतर है। कोरिलेशनल रिसर्च में क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च है। इसमें रिसर्चर जो है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन जानने की कोशिश करता है। मतलब जो भी वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डेटा कलेक्शन करके सिंपल कोरिलेशन निकालता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके आईआईडीएम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका स्ट्रेस, हेल्थ, पर्सनालिटी, इसमें हमने डेटा कलेक्शन कर लिया और हम ये पा रहे हैं कि स्ट्रेस ज्यादा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है, स्ट्रेस कम है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम, स्ट्रेस ज्यादा है तो परफॉर्मेंस खराब है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है हम उनमें कोरिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल इसमें कई सारे दिए हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, क्या एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट प्रोडक्ट की सेलिंग पे हो रहा है। जैसा हमने बताया कि स्ट्रेस का कारण हार्ट अटैक है, या फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या तनाव और स्वास्थ्य के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या पुरस्कार का परफॉर्मेंस पे क्या परिणाम होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोरिलेशन रिसर्च में हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में संबंध जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं। These studies examine whether there is a relationship between two or more aspects of a situation or phenomenon, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी। अब आता है एक्सप्लेनेटरी स्टडी। एक्सप्लेनेटरी स्टडी का मतलब हुआ कि व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमेना। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम अगर दो या दो से अधिक एस्पेक्ट के बीच में कोई संबंध है तो उसका कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन, जो हमारी फाइंडिंग आई है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे हैं, this type of research attempts to explain why stressful living results in heart attacks. Stressful जीवन शैली और हार्ट अटैक अब में अगर संबंध है तो उसका कारण क्या है, स्ट्रेस की वजह से क्यों तनाव, क्यों हार्ट अटैक होता है। अब रीजन में, अब ये रीजन क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू होगा, कारण जानने की कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका हार्ट पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में अगर दो वेरिएबल के बीच में संबंध है तो उसका क्या कारण है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। Another example, why a decline in mortality is followed by fertility decline. यहाँ घर का जो वातावरण है बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट को कैसे प्रभावित करता है। अब कैसे में पॉसिबल रीजंस एक्सप्लेनेशन बहुत हो सकता है कि अगर घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, पेरेंट्स केयरिंग है, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है, तो बच्चों को अगर सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलने से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो एक्सप्लेनेट, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो संबंध है उसका कारण जानने की कोशिश की जाती है। और लास्ट जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब इसको कह सकते हैं कि एकदम ये एलिमेंट्री फॉर्म। पायलट स्टडी सुनी है, नाम सुना है पायलट स्टडी? यस मैम, लिमिटेड होता होगा। क्या उद्देश्य, क्यों करते हैं पायलट स्टडी? मैम टेस्टिंग स्टडी, एक तरह से टेस्ट किया जाता है। जैसे नहीं, आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो।
हम पायलट बेस्ड हो जाएगा कुछ लिमिट टाइम के लिए और कुछ लिमिट जैसे कोई भी आता है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से किया जाता है, कुछ गांव में या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहले किया जाता है, उसके बाद फिर बाकी जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है। फाइनल किया जाता है ना। कहने का मतलब ये हो कि पायलट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब कि हमें कुछ मालूम नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि इनिशियल रिसर्च होता है, तो शुरुआत में क्या करते हैं, हम थोड़े एक लिमिटेड सैंपल पे करने का कोशिश करते हैं ताकि हमें रिसर्च से संबंधित बेसिक फैक्ट्स की जानकारी हो जाए और कोई टूल यूज कर रहा है ठीक है या नहीं ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब कि पहली बार एक्सप्लोर करना। तो इसका गोल होता है टू जनरेट मेनी आइडियाज, डेवलप टेंटेटिव थ्योरीज एंड कंजेक्चर्स, become familiar with the basic facts, peoples and concerns involved। बहुत बार क्या था कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन आयर बनाया, ठीक है, सपोज आप लोगों का एटीट्यूड पे स्टडी कुछ करना चाहते हैं एडोलेसेंस में, तो आपने जो भी क्वेश्चन आया या जो भी वो बनाया, तो उसके आइटम्स ठीक है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं है, और किस तरह से आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो फैमिलियरिटी डेवलप करने के लिए भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है, जब आपको उन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इनिशियल प्रारंभिक रिसर्च होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ये यूज होता है। So, exploratory research is undertaken to explore an area where there is little known or to investigate the possibilities of undertaking a particular research study। जैसे कि हम लोग पायलट स्टडी होती है, जब हमें किसी चीज की बहुत कम जानकारी है, हमको रिसर्च सेटिंग की भी बहुत कम जानकारी है, तो उस कंडीशन में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, और जिससे कि हमको कॉन्सेप्ट्स, फिनोमिना, जो भी हम कंजेक्चर बना रहे हैं या जो भी अगर हमने टूल बनाया है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम जो है पायलट स्टडी करते हैं। और बहुत बार जैसे ना कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें बहुत रिसर्च नहीं हुआ है, तो स्मॉल स्केल स्टडी जो है अगर हम पहले कर ले तो फाइनल स्टडी हमारी आसान हो जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट मेड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी स्टडी, a full study may eventuate। So and also जैसा हमने अभी बताया कि exploratory studies are also conducted to develop, refine और टेस्ट मेजरमेंट टूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी आप टूल्स बना रहे हैं, जो भी आप टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, उसको परिशुद्ध करने में, डेवलप करने में मदद करता है। इंक्वायरी मोड में दो अप्रोच है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव शब्द से क्या मतलब निकल रहा है? मैम नंबर, न्यूमेरिक, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। नंबर से रिलेटेड है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, और क्या होता है क्वालिटेटिव?
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम नंबर्स का यूज कैसे करते हैं? एवरेज मैम। एवरेज निकालते हैं, नंबर्स मीन, मीडियन, मोड, डिस्क्रिप्टिव, कुछ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें लार्ज स्केलिंग सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होता है, एवरेज, वेरिएंसेस, कोरिलेशन, ये सारी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो डेटा है, जो फाइंडिंग्स है, वो किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से या किसी भी इसको कहते हैं कि क्वांटिफिकेशन से नहीं आती है। क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी ब्रॉडर सेंस में डिस्क्रिप्टिव डेटा को प्रोड्यूस करती है, पीपल्स ओन रिटन और स्पोकन वर्ड्स फॉर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे बहुत बार आप किसी स्पीच की एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, या किसी कल्चर में जा करके जो है उसको स्टडी करने का कोशिश कर रहे हो, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो फोकस है वो नेचर पे होता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे होता है। जो जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है, नैरेटिव, बहुत सारी इसमें हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे नैरेटिव एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, ठीक है, आपका ये जो है ये इथनोग्राफी है, कल्चर की स्टडी हुई। तो ये सारी टेक्निक्स है क्वालिटेटिव, इस पर हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, केवल इतना समझ लेना है कि जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का जो फोकस होता है, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कवरी, हाइपोथेसिस जनरेटिंग, एक्सप्लोरेशन। और जबकि क्वांटिटेटिव में हम कुछ नया एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं, और क्वालिटेटिव में क्या है, हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव का सैंपल बहुत कम होता है, इसमें लार्ज कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के डिटेल स्टडी करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है कि लार्ज रैंडम सैंपल चाहिए। सर्चर का जो डेटा कलेक्शन का जो मेन जो टूल होता है क्वालिटेटिव में, वो इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, रिटन टेक्स्ट होते हैं। और इसी तरह से क्वांटिटेटिव में क्या टूल्स होते हैं, हम मोस्टली स्केल्स यूज करते हैं, टेस्ट, सर्वे, क्वेश्चनर यूज करते हैं। क्वालिटेटिव में डेटा डिस्क्रिप्टिव होता है, कुछ थीम्स में होता है, कुछ कंटेंट के फॉर्म में होता है, और क्वांटिटेटिव में डेटा यूनिक होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। और इस तरह से जो क्वांटिटेटिव मेथड है तो ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटेटिव अप्रोच का कि रिसर्च की अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखना, ओपन एंडेड रखना, and to learn the meanings and views held by the participants in a study। जो भी participants हैं, वो उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या वो बता रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट जो है, ये जो है आपके डेटा कलेक्शन का जिसको कहते हैं वो यूनिट्स होते हैं। और दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव both are complementary to each other। बहुत क्या होता है कि हमको क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी फाइंडिंग मिलती है, अभी हमने क्वालिटेटिव स्टडी की थी, उसमें हमने कंटेंट एनालिसिस यूज किया था। उसमें जो वर्किंग प्रेग्नेंट जो मदर्स थी, उनसे पूछा गया कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान तनाव होता है, क्या आपके स्ट्रेस की वजह है। तो कई सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाए थे और उनको दे दिया गया था, लिख के आंसर किया, वो भी रीजंस आए स्ट्रेस के, उसको हम लोगों ने फिर क्वांटिटेटिवली भी क्वेश्चनर बना करके डेटा कलेक्शन किया। तो बहुत बार एक अच्छी जिसको हम लोग कहते हैं ना मिक्स्ड मेथड अप्रोच, यानी पहले क्वालिटेटिव किया, इनिशियल फाइंडिंग मिली, डेटा मिला रिटन टेक्स्ट और कंटेंट के फॉर्म में, उसके बाद हम लोग methods both they are complementary to each other। पहले क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव में नंबर्स यूज करते हैं,
स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, लार्ज सैंपल होता है। इसके विपरीत जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कोड करते हैं, उसमें कॉमन थीम्स निकालते हैं। तो 60 प्रेग्नेंट वुमेन पे जो हमने स्टडी की थी, उन्होंने जो भी इंटरव्यू में आंसर किया, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करके जो कॉमन स्ट्रेसर्स थे वो निकाले हम लोग ने। 9 मेरे आए, हम अगर होगा तो उसको हम पब्लिकेशन के बाद आ जाता है तो कॉपी प्रोवाइड करेंगे। उसमें आप ये पढ़िएगा कि इन महिलाओं ने जो भी कारण तनाव को बताया, वो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक स्ट्रेस टेस्ट से कितना मैच खा रहा था। तो एक तरह से बहुत ही रिलायबल फाइंडिंग्स थी, और उसी कंटेंट थीम के आधार पर हम लोग ने आइटम बनाए, टोटल स्केल पूरा डेवलप किया, उसकी आइटम एनालिसिस वगैरह सब की, और जो क्वालिटेटिव में पाया वही रेप्लिकेशन क्वांटिटेटिव में भी हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, सैंपल एंड क्वेश्चंस इज प्री डिटरमिन्ड, पहले से ही निर्धारित रहता है कि यह हाइपोथेसिस है ये। जबकि इसके विपरीत क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। हमारी रिसर्च की अप्रोच जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव का फिक्स सोशल रियलिटी है, डेटा नंबर्स में होता है, पर्पस एक्सप्लेनेशन होता है, अप्रोच डिस्क्रिप्टिव होती है, डेटा डिस्क्राइब करता है, टास्क एक्सप्लोरेशन होता है, यूनिवर्सल नॉलेज मींस जो भी हम थ्योरी, जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। और क्वालिटेटिव में क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा हमने अभी बताया, लचीलापन होता है, उसमें कुछ प्री डिटरमिन नहीं होता है। तो इस तरह से जो है इसमें डेटा हमारे वर्ड्स में होते हैं, रिटन टेक्स्ट में होते हैं, पर्पस हमारा अंडरस्टैंडिंग मीनिंग जनरेशन होता है, और एनालिसिस रिगरस होती है, इन डेप्थ होती है, हम उसमें कोई भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं करते हैं। और अकॉर्डिंग, और एक और क्लासिफिकेशन है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर कैसा है इसमें, जैसे ये हमने भी बताया, जस्ट 1 मिनट, इसमें एक सेक्शन और होना चाहिए। एप्लीकेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंक्वायरी मोड हो गया, और एक इसमें एक और होना चाहिए, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम कैसी है। प्रॉब्लम के आधार पर 2 तरीके की रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हम 2 तरह की स्टडी हम बता रहे हैं, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ इंटरवेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत कुछ ट्रेनिंग दी जाए तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू दोस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं कि हमने सपोज अगर हमारा टारगेट 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 2 रैंडम सिलेक्शन करके 2 ग्रुप बना लिए, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का, ठीक है। एक ग्रुप को इंटरवेंशन दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया, और कुछ समय बाद हम दोनों के परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एग्जांपल है, बिकॉज वी हैव मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जिसका प्रभाव देखना चाहता है, दैट इज इंटरवेंशन प्रोग्राम। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे प्रभाव देखना चाह रहा है, वो आपका परफॉर्मेंस हो गया। अब ये स्टडी हम बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन में कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उनको कैंसर होने की चांसेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर फ्यूचर में होने की चांसेस होती है। अगर आप ये सोचिए, जैसे अगर हम इसको पहले वाली स्टडी जो हमने अभी बच्चों वाली साइड की, अगर उस तरह से हम इसको कंडक्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। पहले हम 2 ग्रुप ऑफ एडल्ट्स लिए, एक ग्रुप को स्मोकिंग कराएंगे, दूसरे को नहीं कराएंगे, फिर देखेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम या कैंसर। क्या ये दूसरे टाइप का रिसर्च संभव है, इथिकली या मॉरली किया जा सकता है? नो मैम, नहीं किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमें ये जानना है कि कैंसर का कारण स्मोकिंग
है कि नहीं है, फिर वही कॉजल कंपैरिजन वाली कंडीशन आ गई नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप कि हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम लेंगे एक ग्रुप कैंसर पे, ग्रुप जो उनके नॉन है, और उसमें फिर हम देख रहे हैं क्या जो कैंसर ग्रुप है क्या वो ज्यादा स्मोक करते थे, क्या वो ज्यादा स्ट्रेस रहते थे, ठीक है, क्या उनके अंदर कुछ पर्सनालिटी की प्रॉब्लम थी, एक कैंसर रिलेटेड। इसमें क्या होता है ना कि ऐसे लोग कहते हैं ना कि दिल में एक पूरा एक बिटरनेस के साथ वो जीते हैं, अपना गुस्सा जता पाते हैं ना, वो कर पाते हैं। तो इस तरह के लोगों को कैंसर की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। रिसर्चर्स हम लोग टाइप सी यानी टाइप कैंसर। तो ये रिसर्च हम ऐसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल की तरह नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वो कंडीशन नहीं है कि हम स्मोकिंग का इफेक्ट देखने के लिए पहले स्मोकिंग कराएं फिर कैंसर हुआ या हेल्थ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे इस टाइप की रिसर्च को हम लोग ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, क्योंकि ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च संभव नहीं है। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल का ये मतलब नहीं होता है कि नॉन साइंटिफिक। हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी बहुत साइंटिफिक ढंग से बहुत अप्रोप्रिएटली प्लान्ड तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटल जैसी रिगरस नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो हमारे अप्लाइड सोशल जो रिसर्च है सोशल साइंसेस में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। इज इट क्लियर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम अब दूसरे वाले कंडीशन में देखिए क्या हम सैंपल को रैंडम सेलेक्ट कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे नेचुरल ग्रुप मिले हमें कैंसर वर्सेस नॉन नॉर्मल ग्रुप, हमने एज इट इज उसको ले लिया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या हमने किया कि हमने 200-500 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स का दो रैंडम सिलेक्शन कर लिया। रैंडम सिलेक्शन कैसे करते हैं? बहुत तरीके हैं। अगर छोटे मान लीजिए 200-300 अगर आपका टारगेट है तो आप चिट से आराम से पिक एंड चूज करके दो, पहले चिट कंट्रोल में रखा, दूसरी को एक्सपेरिमेंटल में रखा, इस तरह से रैंडमली आप ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नेचुरली अपने ग्रुप को ही लेना है। दूसरा चीज क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किसी एक फैक्टर का इफेक्ट का प्रभाव देखना चाहते हैं, यू आर इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट। से फॉर एग्जांपल यू हैव प्लान्ड वन इंटरवेंशन प्रोग्राम जिसमें 1 घंटे की ट्रेनिंग वीक में 3 दिन दी जानी है। ये हमने कुछ इस तरह से प्लान कर लिया। और जो कंट्रोल ग्रुप है जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दिया गया, कंट्रोल ग्रुप को रखा जाता है केवल कंपैरिजन के लिए। तो हम लास्ट में देख रहे कि नहीं, जिनको ट्रेनिंग दिया गया उनके एकेडमिक, उन बच्चों के एकेडमिक ग्रेड्स अच्छे थे। तो उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टी टेस्ट, बहुत तरीके की टेक्निक से जो यूज करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं? अब उसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल भी किया। रैंडमाइजेशन जब यूज करते हैं ना, तो जो भी फैक्टर, जो भी कारक प्रभाव डाल सकते हैं आपके रिसर्च को, अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैथ्स में एक असम्पशन होता है ना कि हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू y, कुछ एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, ma'am. इसे इन द सेम वे जब हम रैंडमाइजेशन यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स अफेक्ट कर सकते हैं उनका प्रभाव कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल दोनों ग्रुप में बराबर है। यानी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट हमारे ग्रुप्स इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो रैंडमाइजेशन में सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप का मेथड है कि आपको जो वेरिएबल के बारे में पता है प्रभावित कर सकते हैं, जो नहीं भी पता है सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते। हमने कैंसर का ग्रुप ले लिया और नॉर्मल का। तीसरा हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल, इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, तो रिसर्चर के अपने एक्सपेरिमेंटर के अपने हाथ
में है कि वो घटाना बढ़ाना, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसा नहीं, कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम स्मोकिंग इंड्यूस करके कैंसर पे का प्रभाव अनलिटिकली हो चुका है, प्रभाव घटित हो चुका है, प्रभाव के आधार पर हम जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। और जितना कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है उतना नॉन एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम रैंडमाइजेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। ये तीन बेसिक डिफरेंस। इतनी चीज को हम जब भी स्लाइड भेजेंगे, या तो हमें भी, हमारे लिए भी इसको आप कर दीजिएगा, इसमें एक कॉलम और बना के जिसमें आप लिखेंगे नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इसके आधार पे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दो तरह के रिसर्च हो सकते हैं। अब जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्लाइड भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है, तो और ये सारी चीजें जो है आपके अप्रोचेस में मिक्स्ड है, मिक्स ओवरलैपिंग है, लेकिन क्लैरिटी के लिए हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। अब हम जो है साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में? हाँ, एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमाइजेशन कर पाते हैं, एक फैक्टर को घटा बढ़ा पाते हैं, वो हमारे अपने कंट्रोल में होता है, किस ग्रुप में इंटरवेंशन या उस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, किसमें नहीं करना, ये भी रिसर्चर के हाथ में होता है। और कंट्रोल बाहरी तत्वों का, बाहरी कारकों का बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में ये तीनों ही काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही ऐसी है कि जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन का यूज नहीं किया, जो भी ग्रुप लिए जो नेचर में जैसे एग्जिस्ट होते थे वैसे ही किए, और प्रभाव के आधार पर हम कारण ज्ञात कर रहे हैं। इसमें क्या किया एक्सपेरिमेंटल में, क्या था कि हम जो भी कारण है, जो भी आपका कॉज है, वो कॉज ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इस एग्जांपल में कि एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसी की वजह से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे प्रभाव है, कैंसर हो गया, उसके आधार पर इसका कारण क्या है, स्मोकिंग है, नंबर 2 कारण स्ट्रेस है, 3, 4 एंड सो। तो यहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये बेसिक डिफरेंस है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देते हैं, बताते हैं आप क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और जो सेलेक्ट किए पार्टिसिपेंट उनको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में 2 ग्रुप में बांटते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, एंड कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या हुआ कि आपके आईवी जो आपका कार्य है, जो जिसको आप घटा बढ़ा रहे हैं, उसको छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी वेरिएबल्स हैं वो नियंत्रित होने चाहिए, उनका प्रभाव दोनों ग्रुप में एक बराबर होना चाहिए। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट मेथड है, दैट इज दी ये रैंडमाइजेशन। फिर इसका डेटा का कलेक्शन किया, डेटा को एनालिसिस किए, हाइपोथेसिस प्रूव हुई कि नहीं प्रूव हुई इसके बारे में किए, प्रेडिक्शन किए, फिर उन फाइंडिंग को एक्सप्लेनेशन किए, और लास्ट में रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स भी रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि हम अध्ययन में क्या आया है। तो एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब ध्यान दीजिएगा, बाय deliberately producing a change in one variable in a situation and observing the effect of that change on other aspect of the situation। जैसा हमने अभी बताया, इंटरवेंशन प्रोग्राम का प्रभाव पड़ा बच्चों के परफॉर्मेंस पे। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस का फीडबैक दिया जाता है तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, या रिवार्ड दिया जाता है तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है, या प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस अगर करने को दिया जाता है तो आपकी लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह से जो है बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो इसमें हम जानबूझ के एक चीज घटा बढ़ा रहे हैं, उसका परिणाम दूसरे पे देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि ड्रग्स का मेमोरी पे खराब इफेक्ट पड़ता है, तो आप
2 mg कोई ड्रग ले सकते हैं, 0 mg ले सकते हैं, 5 mg ले सकते हैं, कंपेयर करके दे सकते हैं। इसी तरह से अभी जो एग्जांपल इसमें हम बताएंगे कि वायलेंट टीवी प्रोग्राम देखने से एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आप फिर निर्धारित कर सकते हैं कि एक ग्रुप को कितनी देर को वायलेंट टीवी प्रोग्राम देखना है, दूसरा ग्रुप उसी समय में कार्टून देख रहा है, जो कंट्रोल वेरिएबल है, और आप प्रभाव देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम एक वेरिएबल को जानबूझ के घटाते बढ़ाते हैं, उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे देखता है। वेरिएबल्स क्या है? कोई भी बिहेवियर, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन दैट वेरीज, दैट कैन बी चेंज इन अमाउंट और टाइम। ऐसा कोई भी चीज जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है वो वेरिएबल है। जैसे बच्चों वाले केस में इंटरवेंशन प्रोग्राम है, आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ड्रग का इफेक्ट मेमोरी पे देखना है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना mg ड्रग सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पुरस्कार का प्रभाव परफॉर्मेंस पे अच्छा पड़ता है, तो पुरस्कार आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई 4 करेक्ट अगर रिस्पॉन्स होगा तो हम ये रिवार्ड देंगे, ठीक है। इसी तरह से वायलेंस टीवी प्रोग्राम का इफेक्ट पड़ता है अग्रेशन में, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से उसको घटाए बढ़ाएंगे। तो वेरिएबल वो चीज होती है जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं। जैसे एज वेरिएबल है, आपका जो है क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन वेरिएबल है, ड्रग्स का लेवल वेरिएबल है, रीइंफोर्समेंट वेरिएबल है जिसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नंबर सेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, वो वेरिएबल है। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन मींस मैनिपुलेशन का मतलब कि किस तरह से हम चेंज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे बच्चों वाली स्टडी में मैनिपुलेट क्या किया कि एक ग्रुप में कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, उस समय पे दूसरे ग्रुप में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। So in this way we are experimentally manipulating the variable. तो प्रॉब्लम आपका रिसर्च क्वेश्चन है। अभी ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में भी। रिसर्च प्रॉब्लम आपकी है जो बताती है कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध हो सकता है। फिर उसका अस्थायी सॉल्यूशन, उस रिसर्च प्रॉब्लम का टेंटेटिव आंसर क्या हो सकता है, ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज सजेस्टिव टेस्टेबल आंसर टू ए प्रॉब्लम। और हाइपोथेसिस बताता है कि आपको 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है। अब बच्चों वाले हम एग्जांपल में आते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव पड़ेगा। क्या आप ये कह सकते हैं अगर 2 ग्रुप में कि the group which has received training program will likely to have better performance in comparison to those group which did not receive the training। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस है, ये बता रही है कि आपका रिसर्च का उत्तर क्या है। मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएगी आपके एग्जाम्पल में तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसी हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बाद। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स, आपको जो टारगेट ग्रुप है जिस पे आपको डेटा कलेक्शन करना है, और ये पार्टिसिपेंट आपके नेचर ऑफ प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे हमारे केस में बच्चों पे स्टडी हो रही है तो आपके पार्टिसिपेंट्स बच्चे होंगे। किसी उसमें आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस सेशन का प्रभाव पड़ता है परफॉर्मेंस पे। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी है तो आपके पार्टिसिपेंट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। इसी तरह से आपको जेंडर डिफरेंसेस पे देखना चाहते हैं तो आपके एम्प्लॉयज मेल और फीमेल हो जाएगा, आपके जो टारगेट मेल और फीमेल हो जाएगा। आप कोई पेशेंट्स पे स्टडी करना चाहते हैं तो आपका टारगेट पेशेंट वर्सेस नॉन पेशेंट हो जाएगा। तो जो भी पार्टिसिपेंट है आपकी प्रॉब्लम के अनुसार रिसर्च की जो समस्या है, रिसर्च का जो टॉपिक है उसके आधार पे सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स को हम लोग 2 या 3 ग्रुप जितना भी आप ले रहे हैं उसमें हम उसको एलोकेट कर देंगे। तो अभी हमने बताया कि पार्टिसिपेंट्स कैसे असाइन करते हैं, रैंडम सिलेक्शन से, रैंडमाइजेशन से। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो भी आपके ग्रुप होंगे मिनिमम आपके पास 2 समूह तो होने ही चाहिए। एक कंट्रोल्ड ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है।
कंट्रोल ग्रुप को हम कंपैरिजन के लिए रख रहे हैं और जिस ग्रुप में हम आईवी को हम एक्सपोज कर रहे हैं, आईवी आपका वो फैक्टर है जिसको आप बढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चों के स्टडी साइट अभी की उसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक और एग्जांपल जिसमें हमने दिया कि ड्रग्स का इफेक्ट मेमोरी पे पड़ता है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हुआ, उस ग्रुप जिसमें ड्रग्स दिया जाएगा। कंट्रोल ग्रुप जिसमें ड्रग की जगह पे कोई शुगर कोटेड कुछ भी दे दी जाएगी इक्विवेलेंट करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द आईवी। सेकंड ग्रुप क्या है, कंट्रोल ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप एक समान होते हैं। एक एक्सेप्शन ये होता है कि कंट्रोल ग्रुप में कोई आईवी नहीं दिया जाता, सिंपली फॉर कंपैरिजन। फिर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स एंड कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। जैसा होता है कि वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज है जो वेरी करती है, जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। वेरिएबल क्या है, those attributes of objects, events, things and beings which can be measured, that is intensity of light, sound, height, weight, etc. कुछ वेरिएबल ऐसा होते हैं जो फ्रीली आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ऑपरेट करते हैं और प्रभावित करते हैं। उन वेरिएबल्स को हम बाह्य चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं और जो हम हर हाल में अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करते हैं। और मोस्टली हम कैसे कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को, रैंडमाइजेशन के द्वारा। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस देखते हैं प्रूव हुई कि नहीं हुई। फिर हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमें फाइंडिंग अपने में मिली है उसको हम कितना दूसरे पॉपुलेशन सेटिंग पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बहुत बार क्या होता है कि जनरलाइजेशन भी करते हैं और प्रेडिक्शन भी करते हैं। जब हमको कोई भी फाइंडिंग मिली, हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हुई, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि hypothesis may be used to predict certain events in new situations. Prediction means that different group of people will act in the same way as the group studied in the earlier experiment. अब जैसे बच्चों वाले केस में अगर हमने 10th क्लास के बच्चों पे कोई स्टडी करी, तो हम उस फाइंडिंग के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बड़े क्लासेस में भी, कॉलेज स्टूडेंट्स में भी अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो प्रेडिक्शन का मतलब फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट्स। So a confirmed hypothesis is thus a basis for predicting a new sample of participants which behave as did the original sample. Predictions are the statement that about the likelihood that a certain behavior will occur or that a situation relationship will be found. और इस तरह से जैसे भी एक एग्जांपल देंगे कि अगर टॉयलेट टीवी बच्चा देखता है या मोबाइल्स पे टाइम स्पेंड करता है, उसकी हेल्थ खराब होगी, वो अग्रेसिव हो जाता है। तो अगर ये फाइंडिंग आई है, हाइपोथेसिस प्रूव हुई है, तो हम उसको रियल लाइफ में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देना करना चाहिए। अगर वो ज्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करेंगे तो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो जब हाइपोथेसिस हमारी प्रूव होती है, कंफर्म होती है, तो उसके आधार पर हम भविष्य का प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। और लास्ट स्टेप हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि अगर आईवी और डीवी, अगर जो संबंध आया है उसके बीच में उसका कारण क्या है, और ये कारण ही बहुत बार आपके थ्योरीज और लॉ बनते हैं। अब देखिए इसमें कैसे रैंडमाइजेशन हमने दो ग्रुप देखिए, ये आपका ये पूरा ग्रुप है, इसमें से थोड़े पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आए, थोड़े से कंट्रोल ग्रुप में आए। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, वायलेंट टीवी वॉचिंग है। ये पॉपुलेशन था, इसमें से एक सैंपल लिया, फिर इस सैंपल में से दो ग्रुप बनाए। देखिए रैंडम असाइनमेंट से पॉपुलेशन से हमने क्या किया, सैंपल भी रैंडम सेलेक्ट किया और रैंडमली दो ग्रुप में बांट भी दिया। अब देखिए ये जो दो ग्रुप है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अब एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी है, इसमें नो एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी। तो जिस समय में वो वायलेंट टीवी वॉच कर रहे होंगे, कंट्रोल ग्रुप वाले क्या करेंगे, एकदम न्यूट्रल कार्टून टाइप का प्रोग्राम वॉच करेंगे। फिर हम दोनों के अग्रेशन लेवल पे देखेंगे
और हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि जो बच्चे वायलेंट टीवी, जो लोग वायलेंट टीवी ज्यादा प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं, उनका एग्रेशन ज्यादा होता है। अब इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप वायलेंट टीवी प्रोग्राम 40 मिनट्स का दिखाया जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वीडियो क्लिपिंग की विशेषताएं ये होंगी। हम जिसमें मारपीट दिखाई जा रही है, कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा है, तो आप पूरा जब आप अपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो पूरा नरेट करेंगे, पूरी चीजें बताएंगे। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स। और जो लो एक्सपोजर वाले वो क्या करेंगे, उनका बताएंगे कि उन्होंने एकदम न्यूट्रल फनी कार्टून प्रोग्राम देखा, और दोनों के एग्रेशन में फिर जो अंतर आया, तो उस अंतर को आप एनालाइज। इतनी चीज क्लियर हुई? देखिए ये इस डायग्राम से एकदम एक्सपेरिमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इज इट क्लियर? एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंट। और इसमें देखिए आपने इसको घटाया बढ़ाया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल किए, सैंपल को रैंडम सेलेक्ट किया, और यही नॉन एक्सपेरिमेंट में तो कोई चीज नहीं कर सकते। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता कि आप पॉपुलेशन से दो नेचुरली एग्जिस्टिंग ग्रुप निकालते, एक कैंसर ग्रुप होता, एक नॉर्मल ग्रुप होता, फिर यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉजेस। एकदम इसका एकदम विपरीत उल्टा प्रोसेस है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल इसका। एक और ग्रुप देखिए, इसी का एक दूसरा एग्जांपल दिया है कि वाचिंग वायलेंस ऑन टीवी इंक्रीजेस एग्रेशन। ये हाइपोथेसिस है। रैंडम असाइनमेंट दो ग्रुप में बांटा, इसमें देखिए बंदूक पर इस सारे सब प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। कंट्रोल ग्रुप में कुछ फनी टाइप की चीज देख रहे हैं, और वायलेंट और नॉन वायलेंट प्रोग्राम। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स चाइल्ड हिट्स डॉग, मतलब जो उसमें ये एग्रेशन को कैसे कंपेयर किया है, इसमें क्या कि एक बच्चे को डॉल दी जा रही है, प्रोग्राम देखने के बाद वो कितनी बार डॉल को हिट कर रहा है, इस वाले में ज्यादा कर रहा है, इस वाले में नहीं है, नहीं के बराबर किया। इस तरह से दोनों ग्रुप्स कंपेयर चल जा रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल के हमने बताया कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आईवी को हम एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते। कुछ वेरिएबल को हम एथिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसे स्मोकिंग वाला था। हम किसी को स्मोकिंग देके कैंसर नहीं करा सकते हैं, तो एथिकली और मॉरली उस तरह की स्टडी एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि कुछ रिसर्च में ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, तभी हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद जब आप पढ़ाएंगे, आपके उसके लिए हमने पढ़ा दिया। इसमें थोड़ा सा हमें और कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, क्वालिटेटिव कॉर डिस्क्रिप्शन। हम सोच जब पढ़ा रहे हैं तो यू शुड नो कि इग्नोग्राफी क्या होती है, नरेटिव क्या होती है, डिस्कोर्स, जो मेजर 4 या 5 टाइप्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये टाइप वगैरह करके हम इसको टाइप्स ऑफ रिसर्च को थोड़ा और अच्छे से करके आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। अबाउट टुमारो एक आध क्लास ले करके हम रिसर्च प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कम से कम पूरा कर दें यूनिट 2 का। कल की क्या कंडीशन है, कोई कुछ हो तो हमें बता देना।